तो एक बार फिर से रेटिंग्स में हम नंबर 1 आए हैं और हम एक बार फिर हमारे खास बुलेटिन की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट रिपोर्ट @12। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। और आज के इस खास बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में हुए दूल्हा दुल्हन के मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल की। देखेंगे नशे में धुत एएसआई के बेटे ने आरक्षक को क्यों चाकू से गोता, इन वारदातों में कहां तक पहुंचे हैं कानून के हाथ, और अभी मई जून बाकी है। मध्य प्रदेश को तपाती गर्मी की बात करेंगे और देखेंगे वकीलों ने क्यों किया है हड़ताल का आह्वान। अन्य खबरों की भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन फर्स्ट रिपोर्ट। तो रायपुर में दूल्हा दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। एक कमरा, खून से लथपथ 2 लाशें, रक्त से सना हुआ एक चाकू और इलाके में सनसनी। खुशियों को मातम में किसने बदला, कौन था खून का प्यासा। जैसे जैसे जांच की कड़ियां आगे बढ़ रही हैं, जुड़ रही हैं, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। क्या है उस 15 मिनट में चाकुओं से 72 वार का खूनी खेल। पड़ताल की जानकारी को समेट कर लाए हमारे संवाददाता युगल तिवारी। डबल मर्डर का मिस्ट्री और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से 60 PM आया है जिसमें 72 चोटों के निशान मिले हैं। दुल्हन कहकशा बानो और दूल्हा असलम के शरीर पर 72 चोट के निशान पाए गए हैं। 40 चोट के निशान दुल्हन के शरीर पर मिले हैं, गहरे जख्म के निशान मिले हैं और इसी तरह 32 जो निशान हैं चोट के, गहरे जख्म के, वो असलम के बॉडी पर पाया गया है। तो ये सभी जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो रिटायर्ड डीजी हो या फिर चिकित्सक हो, सब हैरान में हैं और सब हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति अपने आप को हत्या के बाद इस तरह से 32 चोट कैसे पहुंचा सकता है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात है वो कर रही है। टावर हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल्स के CDR कॉल डिटेल सभी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरह से ये डबल मर्डर ने पूरे राजधानी को हैरान कर दिया है, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के मन में कौतूहल है, उत्सुकता है आखिर क्या वजह थी, क्या किन वजहों की वजह से इस तरह से जघन्य जो हत्या है वो हुई। फिर इस तरह से जघन्य अपने आप को संघातिक चोट पहुंचाकर उसने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। इन तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि ये खूनी संघर्ष 15 मिनट तक चला। 15 मिनट में 72 चाकू के वार हैं वो किए गए हैं और पुलिस पूरे मसले की जांच है, तहकीकात है वो कर रही है। लेकिन इस तरह से पहले हत्या फिर आत्महत्या, ये मिस्ट्री किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। परिवार के लोग भी सहसा यकीन नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों शांत स्वभाव के थे और इस तरह से कैसे एग्रेसिव हो सकते हैं, कैसे क्रूरतापूर्वक एक दूसरे पर यदि हमला किए हो तो वो कैसे हो सकता है। इन तमाम पहलू हैं जो सवाल हैं वो लोगों को जहन में कौंध रही है। लेकिन अभी भी जांच जारी है और मर्डर मिस्ट्री का अभी भी रहस्य बरकरार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर, जहां सिविक सेंटर में एक कांस्टेबल घूमने के लिए निकला, फिर हुई खौफनाक वारदात। कांस्टेबल पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल लाया गया। मामले की त्वरित जांच की गई है तो पता चला कि एएसआई के बेटे ने कांस्टेबल पर हमला किया था। क्या है दोनों में विवाद, क्यों हुई वारदात और कहां तक पहुंचे पुलिस के हाथ, पड़ताल की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मिथिलेश ठाकुर। भिलाई में फिर एक चाकूबाजी की घटना से संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है। ये चाकूबाजी की घटना भिलाई के हृदय स्थल कहलाने वाले सिविक सेंटर में घटित हुई है, जब एक आरक्षक पर अज्ञात ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। जो अभी तक बातें सामने आ रही है, आरक्षक पर जो प्राणघातक हमला किया गया है वो किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस विभाग के ही एक ASI के बेटे ने किया है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं
से शहर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पहली घटना जो थी दुर्ग के कुंद्रापारा में हुई थी, जब शराब के नशे में कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी तरह से दूसरी घटना जो है भिलाई के पंथी चौक में घटित हुई थी, जब शराब के नशे में कुछ युवकों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब तीसरी घटना जो है भिलाई के सिविक सेंटर में घटित हुई है, जहां पर एक आरक्षक पर प्राणघातक हमला किया गया है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले में विवेचना कर रही है, लेकिन यदि तीनों घटनाओं की बात किया जाए तो तीनों घटनाओं में नशा ही सामने आया है। दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि नशे के खिलाफ जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही लोगों को अभियान चलाकर जागरूक भी कर रही है। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं जो रही है वो चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वहीं रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी डेलीगेट्स का आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे और देश भर के हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश रायपुर पहुंच चुके हैं। वे 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाले ये अधिवेशन में क्या कुछ खास है, आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति में ये अधिवेशन कितना जान फूंक पाएगा, विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ममता लांजीवाल। मिशन 2023, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है ये कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन। और छत्तीसगढ़ में पहली बार, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में पहली बार ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है। और अगर हम बात करें तो वीवीआईपी जो डेलीगेट्स हैं उनका आना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी जो जयराम रमेश यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 2:30 बजे करीबन पहुंचेंगे। केसी वेणुगोपाल पहुंचेंगे, रणदीप सुरजेवाला, के राजू, अशोक गहलोत जो है वो शाम को जो पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार सिंधे, वी नारायण सामी, मीरा कुमार, आनंद शर्मा, सुबोध कांत सहाय और इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, सफी उल्लाह, सत्यनारायण, दीपक राज, श्रीधर नारायणा, ये तमाम जो बड़े लीडर्स जो हैं वो आज जो है उनका शेड्यूल बना हुआ है, वो पहुंचेंगे एक के बाद एक। और एयरपोर्ट पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि लगातार दिन भर वीवीआईपी मूवमेंट होंगे और उसी को लेकर आप देखेंगे कि ये पूरे बैरिकेड्स बनाए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता और जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार वीआईपीज जो है वो उनको वो रिसीव कर रहे हैं। सर, किस तरह की तैयारियां जो है वो आज है? देखिए, निश्चित तौर पर 24 तारीख को यहाँ पे अधिवेशन की शुरुआत होनी है, तो आज बहुत सारे जो वीआईपी हमारे जो छत्तीसगढ़ के बाहर के जो नेतागण हैं सारे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। सारे पत्रकार साथी भी आ रहे हैं, प्रवक्ता साथी भी आ रहे हैं। तो उनको यहाँ पे उनके रहने का प्रबंध किया जा रहा है। उनको एयरपोर्ट से जो होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, जो स्टेशन से आ रहे हैं उनको होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पूरी ड्यूटी लगी हुई, तो कल सुबह से हम लोग का अधिवेशन स्टार्ट हो जाएगा ध्वजारोहण के समय से। जी, तो बिल्कुल हम एक बार और आपको एयरपोर्ट का नजारा दिखाएंगे। अभी जयराम रमेश पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी डिटेल जो है वो अधिवेशन के बारे में दी जाएगी। नया रायपुर जो अधिवेशन स्थल, वहां पर ये देखेंगे आप, बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और सिक्योरिटी रखी गई है, एम्बुलेंसेस रखे गए हैं। और अगर हम बात करें तो चाहे वो राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सब जगह जो है, सब दूर जो है वो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका आना शुरू है। करीबन 15,000 जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी से लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन अब झुलसा देने वाली गर्मी ने मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया। फरवरी में ही जून वाली गर्मी पड़ने लगी है। कई शहरों का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी बाकी है। मौसम के ये संकेत क्या कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वासु चौरे। फरवरी का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और गर्मी के तेवर तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तापमान में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रहेगी। खास तौर पर अगर दिन के तापमान की बात करें तो खासी यहाँ पे जो तापमान में बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है और दिन और रात के तापमान में 16 डिग्री तक का अंतर जो है वो बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरह से ठंड का लंबा सीजन चला था, गर्मी के
तेवर भी उसी तरह से सताएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अब वो आपको स्वेटर पहने हुए नहीं दिखाई देंगे। प्रदेश में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और मार्च के शुरुआती हफ्ते में टेम्परेचर 40 डिग्री तक राइज कर सकता है। वहीं दूसरे पखवाड़े की अगर बात करें तो टेम्परेचर 42 डिग्री भी पहुंच जाएगा। सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर समेत कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर जो तापमान है वो 34 डिग्री से ज्यादा चल रहा है और अगर न्यूनतम पारे की बात करें तो वो भी 15-16 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं अब भोपाल में भी जो जलजीरा है, नींबू पानी है, गन्ने के रस है, इनकी जो दुकानें हैं, जो सेंटर्स हैं वो खुलने लगे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दिन में खास तौर पर ये लोगों की कोशिश होती है कि उन्हें कुछ राहत मिल सके। भैया लोग आने लगे हैं दुकान पे आपकी? आ रहा है भैया, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स है? क्या कहते हैं लोग? गर्मी से परेशान होने लगे हैं? गर्मी से परेशान हो रहा है, ठंडा पीते हैं बहुत से लोग। सही चल रहा है धंधा पानी। क्या रख रहे हो आप? केरी पना है, सिकंजी है, जलजीरा है, नींबू पानी है, रूअफ़ज़ा है। सबसे ज्यादा डिमांड काय की है? नींबू पानी की। देखिए, नींबू पानी की सबसे ज्यादा डिमांड है और इनका कहना है कि लोग इनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई अब गर्मी सताने लगी है और थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर लोगों को जलजीरा से, नींबू पानी से मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामले चिंताजनक हैं। इधर बढ़ रहे हमलों को लेकर अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने 24 फरवरी को हड़ताल करने का ऐलान किया। इस दौरान प्रदेश के वकील हड़ताल करेंगे। वकील क्या चाहते हैं, काउंसिल की क्या मांगे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पवन पटेल। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 24 फरवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। स्टेट बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया है। बीते कुछ सालों में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हुए हैं, जिसके बाद से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठ रही थी, लेकिन ना तो प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ना ही हाईकोर्ट ने इस पर कोई विचार किया। इसी वजह से अधिवक्ता नाराज हैं और अब हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। क्या कोरोना फिर से लौट रहा है? 3 महीने के बाद बिलासपुर जिले में कोरोना का एक मरीज मिला। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। संक्रमित को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अन्य जांच कराने के लिए सीएमएचओ ने बीएमओ को निर्देश दिए। क्या है मरीज का ट्रेवल हिस्ट्री? संक्रमण के बाद इलाके का माहौल क्या है? जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनोद कुशवाहा। 3 महीने के बाद जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा सजग और सतर्क हो गया है। बता दें कि मसूरी के लोहरसी में रहने वाला एक 13 साल का बच्चा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए रायपुर ले गया था और उसे सर्दी जुकाम था, जिसके चलते रायपुर के अस्पताल के द्वारा उसे कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया। एनसीएचआर में कोरोना टेस्ट कराए जाने के बाद जो बालक है वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य महकमे के द्वारा बालक की पूरी जानकारी ली गई। मसूरी के लोहरसी में रहने वाला जो बालक है उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। ये तमाम जानकारी जुटाने के बाद स्वास्थ्य महकमा आज उसके गांव पहुंचेगा और उसके बाद बच्चे के परिजनों का भी टेस्ट कराया जाएगा। फिलहाल जो बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो निगरानी रख रहा है। परिजनों के बाकी लोगों का भी जो है चेकअप किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर उन्हें होम आइसोलेट किया जाएगा। बता दें कि होली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। क्योंकि भीड़ भाड़ का समय होगा, त्यौहार लोग मनाएंगे और ऐसे में कोरोना की रफ्तार फिर से एक बार न बढ़ जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। मध्य प्रदेश से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी पर एलिवेटेड ब्रिज को नदी के अस्तित्व पर खतरा बताते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमेटी बनाकर न्याय मित्र की नियुक्ति की है। साथ ही 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया। कोर्ट ने समिति से कहा, स्वर्णरेखा नदी से सीमेंट कंक्रीट हटाकर उसे किस तरह पुराने स्वरूप में लाया जा सकता है, जांच की जाएगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील कौशिक। ग्वालियर हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी के मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने
स्वर्ण रेखा नदी के मामले की सुनवाई करते हुए एक कमेटी गठित की है, साथ ही न्याय मित्र की तैनाती भी की है। हाईकोर्ट में दरअसल इस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी कि स्वर्ण रेखा नदी में बढ़ रहे सीमेंट, कंक्रीट और आसपास की दीवारों के चलते उसके अस्तित्व को खतरा हो गया है। यही वजह है कि इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कमेटी गठित की है, न्याय मित्र की तैनाती की है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कमेटी ये जांच करे कि आखिरकार स्वर्ण रेखा नदी में सीमेंट, कंक्रीट हटाकर इसको किस तरह से पूरे पुराने रूप में लाया जा सकता है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि ये कमेटी इस बात की जांच करे कि वीरपुर हनुमान बांध से लेकर बामोर की साक नदी तक स्वर्ण रेखा में किस तरह से जल संरक्षण किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाले 1000 करोड़ की लागत के एलिवेटेड रोड पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस तरह से स्वर्ण रेखा नदी में सीमेंट, कंक्रीट हो रहा है, साथ ही आसपास जो सीमेंट की दीवारें, बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं स्वर्ण रेखा नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ ही ग्वालियर का जल संरक्षण वो भी खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह कि हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और इस जांच कमेटी से 8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। यही देखना होगा कि 8 सप्ताह के बाद ये कमेटी किस तरह की रिपोर्ट देती है और क्या इस रिपोर्ट से एलिवेटेड रोड पर भी सवाल खड़े होते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। खबर रतलाम से, जहां बस और स्कूली वैन में टक्कर हुई, हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जावरा के उपरवाड़ा रोड की घटना है। हादसे में बस ड्राइवर घायल हुआ है। सभी का इलाज जावरा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उपरवाड़ा के निजी स्कूल की ये स्कूली वैन बताई जा रही है। औद्योगिक थाना जावरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। रतलाम से बड़ी खबर, जहां पर बस और स्कूली वैन में टक्कर हुई, हादसे में 5 लोग घायल हो गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रतलाम से हमारे सहयोगी सुधीर जैन इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रतलाम को रुख कर लेते हैं। सुधीर, एक बड़ा हादसा हम कहेंगे टल गया है, क्योंकि कोई जनहानि इसमें नहीं हो पाई, गनीमत ये रही, लेकिन 5 बच्चे घायल हो गए हैं। कैसे हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? देखिए, जावरा के ऊपरवाड़ा रोड का पूरा मामला है। ये 2 लेन रोड है, जहां पर अनियंत्रित होकर दोनों ही जो गाड़ियां हैं वो टकराई है। चूंकि मोड़ पे यह हादसा हुआ है, तो दोनों ही जो ड्राइवर है वो अपने व्हीकल संभाल नहीं पाए और आमने सामने की टक्कर हुई। चूंकि गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंच के जितने भी जो स्कूली बच्चे हैं, 5 से 6 स्कूली बच्चे ही इस वैन में सवार थे, जिन्हें तत्काल जो है आसपास के लोगों ने अपने वाहनों से और 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जो है जावरा के सरकारी अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया है। क्योंकि बच्चों को मामूली चोटें हैं, लेकिन जो बस का ड्राइवर है उसे ज्यादा चोटें हैं। खबर यही कि उसे रेफर भी किया जा सकता है। क्योंकि औद्योगिक थाना जावरा का यह पूरा मामला है और जावरा पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। ये सभी जो बच्चे हैं जिन्हें चोटें लगी है वो जावरा के जागृति स्कूल के बच्चे हैं। बिल्कुल, गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हो पाई है। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया है। पवन खेड़ा पर दर्ज है केस की वजह से उनको रोका गया। फ्लाइट पर जाने से रोका गया है पवन खेड़ा को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। रवि, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सचिव हैं सरल पटेल, जो फ्लाइट से आ रहे थे रायपुर में अधिवेशन है, कल से अधिवेशन शुरू होने वाला, और आज देर शाम रायपुर में ड्राफ्ट कमेटी की बैठक होने वाली थी, जिस बैठक में शामिल होने के लिए पवन खेड़ा और उनके साथ केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस संगठन महासचिव हैं, रणदीप सुरजेवाला जो कि महासचिव हैं, उनके साथ साथ और कई वरिष्ठ नेता आज रायपुर के निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उन्हें जाने से रोका गया पवन खेड़ा को। ऐसा बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा के ऊपर केस दर्ज है, FIR उन पर कराई गई थी, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी उन्होंने 17 तारीख को की थी प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बाद कई राज्यों में इस मसले को लेकर FIR दर्ज थी। तो ऐसे में जिस तरह का ट्वीट किया गया, जिस तरह से कांग्रेस सचिव की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनको फ्लाई नहीं करने दिया था, उनको रोका जा रहा था और कहा गया कि आप दिल्ली से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर केस दर्ज है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनके साथ में, उनके समर्थन में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, अब उन सब ने भी कहा कि अगर पवन खेड़ा नहीं जाएंगे रायपुर तो वो भी दिल्ली से रायपुर नहीं उड़ान भरेंगे। और अभी तक हालांकि हंगामा जरूर कर रहे थे वो लोग, उन्होंने अपनी बात में रखी है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आज शाम में बैठक थी और इनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि आना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहां से अप्लाई नहीं करने दिया गया। और दूसरी जानकारी दी जा रही है उसमें
कि कई वरिष्ठ नेता, चूंकि 12 बजे की फ्लाइट थी विस्तारा की बता रहे हैं, उस फ्लाइट से कांग्रेस के कई बड़े लीडर पहुंच रहे थे, संगठन महासचिव पहुंच रहे थे, रणदीप सुरजेवाला पहुंच रहे थे और सभी उनके साथ उतरे हैं। उन सबने कहा है कि ये गलत है और अगर कोई FIR हुए तो उसकी कॉपी की वो मांग कर रहे थे। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।